23 दिसंबर 2024 द रोड शो की राष्ट्रीय खबरों में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के विकास के लिए जमीन दे रहे किसानों की मनचाही मुराद पूरी कर दी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास पर किसानों के साथ बातचीत के बीच मुख्यमंत्री ने जेवर एयरपोर्ट के लिए तीसरे चरण के भूमि अधिग्रहण के एवज में देय प्रतिकर यानी कि मुआवजे को 3100 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 4300 वर्ग मीटर करने की घोषणा की है। इसके अलावा नियमानुसार ब्याज भी देय होगा। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अधिग्रहण से प्रभावित हर एक किसान परिवार के व्यवस्थापन, रोजगार और सेवा आयोजन के लिए भी समुचित प्रबंध किए जाएंगे। सीएम योगी की घोषणा को मनचाही मुराद बताते हुए सभी किसानों ने जय श्री राम के नारों से मुख्यमंत्री का अभिवादन किया और कहा कि अब लखनऊ से सीधा अयोध्या धाम जाकर श्री रामलला के दर्शन और पूजन करेंगे। अगले साल गणतंत्र दिवस परेड में दिल्ली की झांकी की झलक देखने को नहीं मिलेगी। यह चौथी बार होगा जब राष्ट्रीय राजधानी को शामिल नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच फिर से वाक युद्ध छिड़ गया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को केंद्र पर इस मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। केजरीवाल ने भाजपा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, इसलिए हर साल गणतंत्र दिवस परेड में इसकी झांकी को शामिल किया जाना चाहिए। केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, इस साल एक बार फिर दिल्ली की झांकी को क्यों शामिल नहीं किया जा रहा है? दिल्ली के लोगों को गणतंत्र समारोह में भाग लेने से क्यों रोका जा रहा है? यह दावा करते हुए दिल्ली की झांकी कई वर्षों से गायब रही है। केजरीवाल ने कहा, यह किस तरह की राजनीति है? दिल्ली और इसके लोगों के प्रति इतनी नफरत क्यों है? अगर ये नेता इतनी दुश्मनी रखते हैं तो दिल्ली के लोग उन्हें वोट क्यों दें? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि धर्म को समझना बहुत कठिन है। धर्म के नाम पर होने वाले सभी उत्पीड़न और अत्याचार गलतफहमी और धर्म की समझ की कमी के कारण हुए। महाराष्ट्र के अमरावती में महानुभाव आश्रम के शताब्दी समारोह में भागवत ने कहा, धर्म महत्वपूर्ण है और इसकी सही शिक्षा दी जानी चाहिए। धर्म का अनुचित और अधूरा ज्ञान अधर्म की ओर ले जाता है। मोहन भागवत ने 19 दिसंबर को भी पुणे में एक बयान में कहा था कि हर दिन मंदिर मस्जिद विवाद उठाया जाना सही नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसा करके हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। कांग्रेस नेता एवं राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन्हें संसद में एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पारित हो पाने को लेकर संशय है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने संसद परिसर में गुरुवार को भाजपा सांसदों के साथ धक्का मुक्की किए जाने के संबंध में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर लगाए आरोपों को भी खारिज कर दिया। दिग्विजय सिंह ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर कहा, जेपीसी गठित की गई है और मुझे नहीं लगता कि यह पारित हो पाएगा। दिल्ली पुलिस ने संसद परिसर में हुई धक्का मुक्की के सिलसिले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ गुरुवार को प्राथमिकी दर्ज की थी। शिकायत में उन पर धक्का मुक्की के दौरान हमला करने और उकसाने का आरोप भी लगाया गया है। इस धक्का मुक्की में भाजपा के 2 सांसद प्रताप चंद सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए थे। वोटिंग नियमों में बदलाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार ने चुनाव आयोग ईसीआई की स्वतंत्रता पर हमला किया है। रविवार सुबह एक्स पर पोस्ट में उन्होंने कहा, पहले मोदी सरकार ने सीजेआई को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाले पैनल से हटा दिया था और अब वे चुनावी जानकारी को जनता से छिपाना चाह रहे हैं। यह सरकार की सोची समझी साजिश है। जब भी कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने और ईवीएम में ट्रांसपेरेंसी के बारे में लिखा तो ईसीआई ने अपमानजनक लहजे में जवाब दिया और हमारी शिकायतों को भी स्वीकार नहीं किया। तो आज के लिए दरअसल केंद्र सरकार ने 20 दिसंबर को पोलिंग स्टेशन के सीसीटीवी वेबकास्टिंग फुटेज और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक करने से रोकने के लिए चुनाव नियमों में बदलाव किया था। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महायुति की सरकार बनने के बाद महाराष्ट्र सरकार के मंत्रालयों का भी बंटवारा हो गया। मंत्रालय बंटवारा के एक दिन बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का बयान सामने आया। उन्होंने राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिक संख्या और विभाग आवंटन की सीमा को स्वीकार करते हुए रविवार को कहा कि इस स्थिति में कुछ मंत्री स्वाभाविक रूप से खुश नहीं हैं। उन्होंने कहा कि लंबित परियोजनाओं पर काम जल्द ही शुरू किया जाएगा।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख अजित पवार ने बताया कि राज्य मंडल में केवल 6 राज्य मंत्री शामिल हैं, जबकि बाकी 36 कैबिनेट के मंत्री हैं। उन्होंने कहा, चूंकि मंत्रियों की संख्या अधिक है, इसलिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को प्रत्येक मंत्री को एक विभाग देना ही था। उन्होंने कहा कि जाहिर है कुछ मंत्री खुश हैं और कुछ नहीं। पवार ने यह भी स्पष्ट किया कि वित्त मंत्रालय जो उन्होंने अपने पास रखा है को लेकर कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि सोमवार से वह अपना कार्यभार संभालेंगे और मंत्रालय से जुड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। महाराष्ट्र में फडणवीस कैबिनेट में मंत्री नहीं बनाए जाने पर एनसीपी अजित पवार गुट के सीनियर नेता छगन भुजबल ने पार्टी प्रमुख अजित पवार के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। नासिक में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद छगन भुजबल ने अजित पवार पर जमकर निशाना साधा। भुजबल ने कहा कि तुम बोलो तो मैं बैठूं, तुम बोलो तो मैं खड़ा रहूं। छगन भुजबल ऐसा आदमी नहीं है, मैं खिलौना नहीं हूं। आज मैं अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत की, मेरे कार्यकर्ता काफ़ी दुखी और व्यथित हैं। नासिक में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद छगन भुजबल ने कहा, मेरी नाराज़गी मंत्री पद को लेकर नहीं है, लेकिन जिस तरह से नज़रअंदाज किया गया वह उचित नहीं था। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी चाहते थे कि मैं उनके मंत्रिमंडल में रहूं। उन्होंने कहा कि मुझे मंत्रिमंडल में शामिल इसलिए नहीं किया गया क्योंकि मैं मराठा नेता मनोज जारांगे पाटिल के खिलाफ मैंने बोला था। भुजबल ने अपमानित किए जाने का भी आरोप लगाया। तेलुगु फिल्मों के अभिनेता अल्लू अर्जुन परेशानियों से घिर गए। रविवार को कई लोगों के एक समूह ने अल्लू अर्जुन के घर पर हमला किया और फूलों के गमले और अन्य चीजें तोड़ डाली। उनके घर पर टमाटर भी फेंके गए। एक्टर के घर पर हमला करने वाले खुद को उस्मानिया विश्वविद्यालय जॉइंट एक्शन कमेटी का सदस्य बता रहे थे। अब इस पूरी घटना में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का बयान भी सामने आया है। सीएम रेवंत ने इस मामले में पुलिस को सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा, मैं फिल्मी हस्तियों के घरों पर हुए हमले की निंदा करता हूं। मैं राज्य के डीजीपी और शहर पुलिस आयुक्त को कानून व्यवस्था के मामले में सख्ती से कार्रवाई करने का आदेश दे रहा हूं। इस मामले में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उच्च अधिकारियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि संध्या थिएटर की घटना में असंबद्ध पुलिसकर्मी कोई प्रतिक्रिया न दे। देश के सभी एयरपोर्ट्स पर महंगे खान पान का मुद्दा लंबे समय से यात्रियों के लिए एक परेशानी का कारण बना हुआ था। संसद के इसी शीतकालीन सत्र में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाते हुए एयरपोर्ट्स पर महंगे दामों पर मिलने वाली चाय, पानी और स्नैक्स की समस्या को उजागर किया था। उनके इस प्रयास का नतीजा ये हुआ कि अब सरकार ने इस मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए उड़ान यात्री कैफ़े शुरू करने की योजना बनाई है। इसकी शुरुआत कोलकाता एयरपोर्ट से की जाएगी, जहां सस्ती दरों में खान पान उपलब्ध कराया जाएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल एलजी वीके सक्सेना ने रविवार को वीडियो शेयर करके सरकार की फ्री बिजली योजना पर सवाल उठाए। साथ ही शहर की गंदगी और बद इंतजामी की ओर भी इशारा किया। वीडियो में एलजी दक्षिण दिल्ली के इलाके में लोगों से बातचीत करते दिख रहे हैं। वीडियो में लोग कह रहे हैं कि हम 10 से 15 हज़ार रुपये बिल भर रहे हैं। इस पर एलजी कहते हैं कि यहाँ तो बताया जाता है कि फ्री की बिजली है। जवाब में लोगों ने कहा, कोई फ्री बिजली नहीं है। किसी का बिल 5 या किसी का 10,000 रुपये से कम नहीं आता। हम आपको बता रहे हैं 1 यूनिट बिजली भी फ्री नहीं है। एलजी ने शनिवार को दक्षिण दिल्ली के रंगपुरी पहाड़ी और कापस हेड़ा के इलाकों का दौरा किया। उनके साथ स्थानीय भाजपा सांसद रामवीर बिधूड़ी और हाल ही में आम आदमी पार्टी के से भाजपा में आए दिल्ली के पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत भी थे। देश की राजधानी दिल्ली में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने अभियान शुरू कर दिया है। अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ अपने सत्यापन अभियान दिल्ली पुलिस ने ऐसे 175 संदिग्ध लोगों की इसमें पहचान की है। अधिकारियों ने रविवार को इस बात की जानकारी दी। पुलिस ने शनिवार को शाम 6 बजे से बाहरी दिल्ली क्षेत्र में 12 घंटे का सत्यापन अभियान चलाया। इस अभियान को लेकर दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, पुलिस ने वैध दस्तावेजों के बिना रहने वाले व्यक्तियों की पहचान करने और उन्हें हिरासत में लेने के अपने प्रयास अब तेज कर दिए। बाहरी दिल्ली में व्यापक सत्यापन अभियान के दौरान 175 व्यक्तियों की पहचान संदिग्ध अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के रूप में की गई है। कर्नाटक सरकार की मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर पर विवादित टिप्पणी के मामले में सीटी रवि की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। दरअसल कर्नाटक राज्य महिला आयोग ने विधान परिषद के सभापति बसवराज होरट्टी से
19 दिसंबर को सदन के भीतर मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर के खिलाफ की गई भाजपा नेता सीटी रवि की कथित अपमानजनक टिप्पणियों के संबंध में उच्च स्तरीय जांच का आदेश देने का आग्रह किया है। आयोग की अध्यक्ष नागलक्ष्मी चौधरी ने हेरेड्डी को लिखे अपने पत्र में कहा कि सीटी रवि ने महिलाओं का अपमान किया है और उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने हेरेड्डी से इस मामले पर गंभीरता से विचार करने और उच्च स्तरीय जांच का आदेश देने का अनुरोध किया है। रवि को कर्नाटक विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन बेलगावी में हुई घटना के तुरंत बाद 19 दिसंबर को गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में रवि को बेंगलुरु लाया गया। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उनकी रिहाई का आदेश देते हुए इनकी गिरफ्तारी को अवैध ठहराया और कहा था कि इस दौरान उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।